हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में आपको करंट अफेयर के अलावा कुछ जीएस भी मिक्स मिलेगी, क्योंकि जितनी करंट अफेयर्स आती है मैं प्रयास करता हूं कि उस करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षा में आने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल करके रखूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की, यानी कि 28 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। एक बात और बतानी थी आपको कि आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को करंट अफेयर्स अब पिछले 6-7 दिनों से, वो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मैं पहले इस प्रकार से नहीं पढ़ाता था। तो आप लोग अपने कमेंट करके जरूर मोटिवेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला प्रश्न है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 जो है ये कब से कब तक मनाने की घोषणा करी गई है? तो ये मनाया जा रहा है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक का जो समय है ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। और ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ये घोषणा, ये अवसर मनाया जाता है। और किस अवसर पर मनाया जाता है? तो हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर के उपलक्ष्य में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किसके द्वारा बता चुका हूं, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा ये मनाया जाता है। मैं साथ साथ अंडरलाइन भी कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर बात करें कि इस वर्ष 2020 के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या है, इसकी थीम क्या है? तो इसका विषय है हिंदी में सतर्क भारत समृद्ध भारत। सतर्क भारत समृद्ध भारत जो है वो 2020 का विषय रहा है इसका। और बात करते हैं कि ये जो सीबीआई है, सीबीआई अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है, वो भी 27 से 29 अक्टूबर तक, यानी कि 3 दिनों तक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक राज्य सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है ये तो मनाया जाएगा 27 से 2 नवंबर तक, लेकिन 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 3 दिन के लिए सीबीआई जो है, हमारी जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, वो भी सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध राज्य सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसके साथ ही 2 प्रश्न और भी बन सकते हैं यहां से कि क्योंकि सतर्कता आयोग द्वारा ये आयोजित किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। तो अगर बात करें हम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो उनका नाम है संजय कोठारी। और बात करें कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी फरवरी 1964 में। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जो भी मुख्य रूप से जो मुख्यालय है भारत के, जो भी बड़े बड़े जो सरकारी ऑफिस के जो मुख्यालय होते हैं वो लगभग नई दिल्ली में है। तो आप लोगों ने इस बात को पढ़ना है पूरी तरह से। देखिए, मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी, हर लाइन में एक प्रश्न निकल के आया है और हर लाइन में आपको कोई ना कोई चीज अंडरलाइन मिलेगी, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। हर लाइन में एक एक बहुत महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। उसके बाद है अगले प्रश्न, गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। गिनी नाम नहीं है बल्कि किसी देश का नाम है, गणराज्य का नाम है। गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी कौन बने हैं? अभी बने हैं अल्फा कोंडे। अल्फा कोंडे जो है वे गिनी के अब राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन जो विशेष बात है वो ये है कि ये जो अल्फा कोंडे है ये उनका तीसरा कार्यकाल है, अर्थात इससे पहले भी अल्फा कोंडे ही राष्ट्रपति थे, उससे पहले भी अल्फा कोंडे ही राष्ट्रपति थे। ये अल्फा कोंडे का तीसरा राष्ट्रपति का कार्यकाल है। और एक बात और बताता हूं आपको, जो गिनी गणराज्य है इसके राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गिनी गणराज्य के जो राष्ट्रपति होते हैं वो 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। अब बात करें उनकी पार्टी कौन सी है, तो रैली ऑफ द गिनियन पीपल, यानी कि रेसिम्बलमेंट डू पीपल गिनियन, आरपीजी पार्टी के नेता है अल्फा कोंडे, जो अब गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद बात करते हैं, एक बार वो तो जीत गए, चलो
लेकिन उनके प्रतिद्वंदी का नाम क्या था? तो उनके प्रतिद्वंदी का नाम था सेलू डेलिन डायलो। सेलू डेलिन डायलो, वे उनके प्रतिद्वंदी का नाम था जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और उनके खिलाफ सेलू डेलिन डायलो के खिलाफ उनको 59.49% वोट मिले और वो जीत गए। सेलू जी हार गए। तो यहां से ये बात मिलती है। अब देखिए, गिनी के राष्ट्रपति तो हमें पता चल गया कि भाई तीसरी बार अल्फा कोंडे बने हैं, लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें कि भाई वर्तमान में गिनी गणराज्य के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में इब्राहिमा कैसोरी फोफाना ये नाम है, क्योंकि दूसरे देशों के नाम है उनके अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, हमारे यहाँ के अलग नाम होते हैं, तो आप लोगों ने थोड़े से नाम पे फोकस करना पड़ेगा। कि गिनी के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो इब्राहिम कैसोरी फोफाना जो है वे वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। अगर गिनी की राजधानी की बात करें तो कोनार्की राजधानी है। मुद्रा क्या है? गिनियन फ्रांक। तो ये जानकारियां जो थी, ये प्रश्न एक था राष्ट्रपति कौन है, लेकिन हमने प्रधानमंत्री भी पढ़ लिया, हमने मुद्रा भी पढ़ ली, हमने वहां की राजधानी भी पढ़ ली, हमने उन राष्ट्रपति की पार्टी भी पढ़ ली, हमने ये भी पढ़ लिया कि वहां का कार्यकाल राष्ट्रपति का कितने वर्ष का होता है। हर बातें मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं। इसके बाद में एक बात और बताता हूं, लाइव आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी, क्योंकि मेरी टीम में मैं हूं टीचर, पढ़ाने वाला, नोट्स तैयार करने वाला भी मैं ही हूं, मेरी टीम का टेक्नीशियन भी मैं ही हूं, क्योंकि सारा काम मुझे ये सब करना पड़ता है। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए अभी लाइव आने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं अभी से वो चीज़ सीख रहा हूं। जल्दी जैसे ही सीख जाऊंगा तो मैं आप लोगों को बार बार, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करके बताते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत जल्द आप लोगों से लाइव बातें हुआ करेंगी, लाइव टीचिंग हुआ करेगी। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के अध्यक्ष बने हैं। तो अभी FIFS मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नियुक्ति करी गई है। तो नियुक्त हुए हैं बिमल जुल्का। बिमल जुल्का जो है वे अब FIFS अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अब वो अध्यक्ष बने हैं। और अगर बात करी जाए बिमल जुल्का की, तो वे 1979 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। उनके बारे में ये बात जाननी जरूरी थी। लेकिन देखिए, जब भी कोई नियुक्ति होती है तो वो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर की जाती है। तो अब उनकी नियुक्ति जो है वो किनके स्थान पर करी गई है? तो अब बिमल जुल्का जो कि FIFS के अब अध्यक्ष बने हैं, वे किनके स्थान पर बने हैं? तो वे बने हैं जॉन लोफगेन के स्थान पर अब नए अध्यक्ष बने हैं बिमल जुल्का। जॉन लोफगेन जो है लोफगेन का स्थान लिया है किन्होंने? बिमल जुल्का ने। तो आप लोगों ने ये बात पढ़नी है कि जब भी कोई नियुक्ति पढ़ें तो एक हल्का सा रिमाइंड कर लीजिएगा कि वो नियुक्ति किसके स्थान पर हुई है, वो नियुक्ति जो है वो किससे पद उन्होंने प्राप्त किया है। उनका नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात ये कि जो नियुक्त हुआ है उसका पद कौन सा है या उससे पहले किस पद पर कार्यरत थे। तो ये दो बातें जब भी आप लोग वो पढ़ते हैं करंट अफेयर में, जब भी आप किसी नियुक्ति को पढ़ते हैं तो दो चीजें जरूर पढ़ें कि किसके स्थान पर हुई है और जो नियुक्त हुए हैं इससे पहले वो किस पद पर थे या इससे पहले वो क्या कार्य करते थे। तो ये बातें हमने दोनों पढ़ ली है। उसके बाद आगे अगला प्रश्न कि जर्मनी में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। जर्मनी में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है नाटो के द्वारा। नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन द्वारा ये योजना बनाई गई है कि अब जर्मनी में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब बात करिए, देखो यहाँ लिखा है नाटो, हिंदी में लिख दिया, यहां पर हम इंग्लिश में लिख देते हैं नाटो। और नाटो की फुल फॉर्म क्या है? जब भी आप कोई ऐसी शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं तो उसकी आपने फुल फॉर्म एक बार हल्की सी पढ़ लेनी है, क्योंकि ये एक बार हल्के से पढ़ने से ही आपको रिमाइंड होती रहती है। जब भी एग्जाम में आएगी तो आप लोग तुरंत इसको सही कर पाएंगे। तो बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म है। लेकिन अगर हम बात करें नाटो का मुख्यालय कहां पे है, तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल, जो कहां है? ब्रुसेल्स कहां है? बेल्जियम में है।
तो उसके बाद बात करते हैं कि सैन्य समिति, नाटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष कौन है? तो नाटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल स्टीवर्ट पीच। स्टीवर्ट पीच जो है वे नाटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष। और एक अंतिम प्रश्न ये कि नाटो में कितने सदस्य देश है? 30। नाटो में 30 सदस्य देश है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। तो ये प्रश्न से यहां से जानकारियां मिली। हमने नाटो पढ़ा और नाटो पढ़ने के बाद में उसके सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि नाटो किसने अंतरिक्ष केंद्र, जर्मनी में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना किसने बनाई, उसके बारे में पढ़ा। नाटो के बारे में पढ़ा, उसकी फुल फॉर्म पढ़ी, स्थापना पढ़ी, सदस्य देश पढ़े, अध्यक्ष पढ़े, सब कुछ हमने पढ़ लिया। यानी कि जब भी करंट अफेयर हो तो उसको आप केवल करंट अफेयर ना पढ़े, उसको आप केवल करंट अफेयर ना समझे, बल्कि आपने ऐसा समझना है कि वो आप एक इस प्रकार से पढ़े कि उसकी संबंधित जीएस भी पढ़े, और भी प्रश्न जो उस करंट अफेयर के आसपास एरिया में जितने प्रश्न हैं सबको लपेट के सबको पढ़ दो, ताकि आपको एग्जाम में बहुत आसानी रहे। इसीलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची जारी की गई है। तो ये फोर्ब्स पत्रिका ने जारी की है। फोर्ब्स पत्रिका जो है वो एक रेटिंग एजेंसी है, विश्व भर में ये सारे रेटिंग्स, सूचकांक वगैरह जारी करती है। लेकिन जो अब विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची जारी करी है, इसमें जो शीर्ष या पहले नंबर पर जो देश रहा है ना, जो स्थान रहा है, वो मिला है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर कौन रहा? अमेजन। तीसरे स्थान पर IBM, चौथे पर माइक्रोसॉफ्ट और पांचवें स्थान पर रहा LG लाइफ इज गुड। उसके बाद बात करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सूची है, इस टेक्नोलॉजी सूची में भारत से HCL जो है वो भारत की तरफ से शीर्ष उद्योग रहा है। भारत की बात करी जाए तो भारत की तरफ से HCL टेक्नोलॉजी जो है वो शीर्ष उद्योग रहा है। लेकिन अगर हम HCL टेक्नोलॉजी का विश्व स्तर पर रैंकिंग जारी देखें तो इसका विश्व स्तर पर रैंकिंग है 30वां। भारत की तरफ से पहला, और विश्व, पूरे संसार के पूरे विश्व की अगर हम बात करें, वैश्विक स्तर पर बात करें, तो इसका स्थान रहा है 30वां। इसके अलावा फोर्ब्स ने कुछ और सूचियां जारी करी है, जैसे कि इसमें आगे लिखा भी है कि बैंकिंग क्षेत्र में भारत से बैंकिंग क्षेत्र कि कौन सा बैंक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पा रहा है। तो भारत का HDFC बैंक जो है वो शीर्ष पर रहा। उसके बाद वैश्विक स्तर अगर HDFC बैंक का देखा जाए तो वो 176वां रहा। भारत का रैंक अलग, विश्व का रैंक अलग, दोनों इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला है कि भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की अगर सूची की बात करें तो भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की जब सूची की बात करते हैं तो वहां पर NTPC का पहला स्थान रहा है। और NTPC नाम आते ही कुछ जो बच्चे NTPC की तैयारी कर रहे थे वो बच्चे तुरंत एकदम से दिमाग में उनके आता है, अरे यार NTPC से वो एग्जाम नहीं हुआ, NTPC एग्जाम। लेकिन मैं बताऊं कि ये एग्जाम वाला NTPC नहीं है, ये एग्जाम वाला NTPC नहीं है, बल्कि ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये NTPC ये है। आप लोगों का जो साइंस का एग्जाम होना था, जो NTPC का एग्जाम होना था, उसका और इस NTPC का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर हम NTPC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और बात करें NTPC का मुख्यालय कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये जानकारियां थी जो सारी की सारी मैंने आपको इससे संबंधित बताई है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे छोटी नाव को 3D प्रिंट किया गया। विश्व की सबसे छोटी नाव को 3D में प्रिंट किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय के भौतिकविदों ने नीदरलैंड्स के लीडेन विश्वविद्यालय के भौतिकविदों ने जो विश्व की सबसे छोटी नाव है उसको 3D प्रिंट किया है। अब बात करते हैं कि विश्व की सबसे छोटी नाव कितनी छोटी होगी। सोचिए एक बार विचार करके देखिए कि जो विश्व की सबसे छोटी नाव है उसका साइज कितना होगा, कितनी छोटी होगी वो। तो वो ऐसा समझ लीजिएगा
कि हमारे जो बाल है, जो हेयर है, हमारे बालों से भी छोटे साइज की नाव है और उसको 3D में प्रिंट किया गया है। ये विश्व की सबसे छोटी, सबसे नन्ही नाव के रूप में जानी जाती है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 30 माइक्रोन। 30 माइक्रोन इसकी लंबाई है। 30 माइक्रोन का अर्थ क्या है कि मनुष्य की जो बालों की मोटाई है, इस मोटाई के भी 1/3 इसका हिस्सा है। तो आप लोग समझ सकते हैं। और अगर बैक्टीरिया कोशिका से इसका तुलना करी जाए तो बैक्टीरिया कोशिका से ये लगभग 6 गुने बड़ी है। मनुष्य के बाल से 1/3 और जो बैक्टीरिया कोशिका है, इस बैक्टीरिया कोशिका से ये 6 गुने बड़ी है। तो ये जानकारियां थी बहुत, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिएगा कि आपको दिखाई भी नहीं देगी, इतनी छोटी है ये। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाइफ इन मिनिएचर, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की गई। तो लाइफ इन मिनिएचर परियोजना जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू करी गई है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा अब जो लाइफ इन मिनिएचर परियोजना है वो शुरू करी गई है। एक बात मैं दोबारा बताता हूं आपको, मैं बार बार बताता हूं कि जब भी किसी मंत्री का नाम याद रखे तो उसके मंत्रालय को जरूर पढ़े, या जब भी किसी मंत्रालय को पढ़े तो उससे संबंधित मंत्री को जरूर पढ़ें आप लोग। तो यहां पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री जो थे स्वतंत्र प्रभार के प्रहलाद सिंह पटेल, उनके द्वारा लाइफ इन मिनिएचर परियोजना को शुरू किया गया है। अब बात करते हैं कि ये संयुक्त रूप से संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के द्वारा सहयोग से, तीनों के सहयोग से ये शुरू करी गई है। अगर बात करें जो कि ये प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा ये परियोजना शुरू करी गई है, तो अगर हम बात करें प्रहलाद सिंह पटेल का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो प्रहलाद सिंह पटेल का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है दमोह। दमोह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का दमोह जो है वो प्रहलाद सिंह पटेल का निर्वाचन क्षेत्र है। यहां से ये सारी जानकारी हमने पढ़ ली। देखिएगा, इंपॉर्टेंट बातों को मैं या तो टिक मार्क करता हूं या सबको अंडरलाइन कर लेता हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। तो डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया? पहले ही ये प्रश्न समझने से पहले आप लोग समझिए भाई, डाक टिकट कौन जारी करता है? डाक टिकट तो भारतीय डाक विभाग जारी करता है। तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा ही अब ये जो 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया गया। इससे पहले ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी डाक टिकट जारी न किया गया हो, इससे पहले भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। जैसे बात करें 1954 में जारी किया था एक बार 1985 में, और एक बार 1995 में भी भारतीय डाक विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया था। ठीक है, इससे पहले। अब देखिएगा, ये भारतीय डाक द्वारा जारी किया गया है। तो बात करते हैं भारतीय डाक के महानिदेशक कौन है? भारतीय डाक के महानिदेशक है अरुंधति घोष। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी, और इसी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में अब डाक टिकट जारी किया गया है। एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। ये कुछ बातें ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ पद ऐसे हैं जिनको तो आपने तुरंत याद रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने क्रिकेट से लिया संन्यास। मनोज श्रीवास्तव कौन है? क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो सिंपल सी बात है कि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। मेन बात यह है कि 2008 में जब भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम थी, तो 2008 की भारतीय विश्व कप विजेता अंडर 19 टीम के सदस्य रह चुके हैं तन्मय मनोज श्रीवास्तव। उन्होंने 90 मैच फर्स्ट क्लास खेले हैं, यानी कि प्रथम श्रेणी के उन्होंने 90 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 5000 यानी कि 4918 रन बनाए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें ए लिस्ट मैच की, तो उन्होंने 44 लिस्ट ए मैच खेले हैं और 34 T20 मैच भी खेले हैं।
बात करते हैं आईपीएल की, क्योंकि अभी आईपीएल भी चला हुआ है और आईपीएल भी इन्होंने खेले हैं। कौन कौन सी टीम के साथ? तो सबसे पहले बात करते हैं किंग 11 पंजाब के साथ खेला, इन्होंने डेक्कन चार्जर्स के साथ खेला और कोची टस्कर्स के साथ में इन्होंने मैच खेले हैं। तो ये तन्मय मनोज श्रीवास्तव जो थे उन्होंने अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उसके बाद उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग उन सब से जुड़िएगा ताकि करंट अफेयर के अलावा भी आपको और वीडियोस मिलती रहे। मैं आपको बताऊं कि जो और भी मेरे ग्रुप हैं, जैसे कि टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तुरंत जाइए, लाइक करें, वो ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।